जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल 11th क्लास का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जो कि आपको समझना ज़रूरी है। अगर ये लेसन आपको अगर स्लो लग रहा है तो आप इसको 1.5 की स्पीड में भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप सेम स्पीड पे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जैसे कि हमको पता है कि अकाउंट्स एक लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज और लैंग्वेज बेस्ड होते हैं प्रिंसिपल्स के ऊपर, कंसेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, किस चीज़ को कैसे करना है कैसे नहीं करना है, कुछ अजम्पशन होता है। जैसे फिजिक्स में कुछ अजम्पशन होते हैं, केमिस्ट्री में कुछ अजम्पशन होते हैं, मैथ्स में कुछ अजम्पशन होते हैं, वैसे ही अकाउंट्स में ही कुछ अजम्पशंस एंड कुछ कंसेप्ट होते हैं। उसी के बेसिस में हम अकाउंटिंग करते हैं, लाइक जर्नल बनाते हैं, देन ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, देन फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो वो प्रिंसिपल्स क्या है, वो अजम्पशंस क्या है, वो कंसेप्ट क्या है, उनको बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, शॉर्ट में गैप। ये कुल मिला के 17 प्रिंसिपल्स होते हैं। लास्ट ईयर तक ये 15 थे, पर अभी ये 17 प्रिंसिपल्स हुए हैं। हम दो पार्ट्स में इस लेसन को करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैं 9 प्रिंसिपल कवर कर रहा हूँ और नेक्स्ट पार्ट में मैं बचे हुए 8 प्रिंसिपल्स को कवर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिंसिपल जो आता है वो आता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये लेसन आप ऐसे पढ़ोगे, आप अपनी बुक में ये कंसेप्ट निकाल के रखोगे। मैं आपको ये एक कंसेप्ट एक्सप्लेन करूंगा, आप उसके बाद उस कंसेप्ट को रीड करोगे, वीडियो को वहीं पॉज करोगे। ठीक है, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया, देन नेक्स्ट कंसेप्ट आप पढ़ोगे। ठीक है, सो पहले यहां से मैं समझाऊंगा, आप वीडियो पॉज करोगे, पढ़ोगे कि वही लिखा हुआ है या नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट कंसेप्ट सुनोगे, उसको फिर पॉज पॉज करोगे और फिर ऐसे करके आप ये कंसेप्ट्स को क्लियर करोगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके कमिंग चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये चैप्टर क्लियर हो गया तो आपको काफी इजी हो जाएंगे आने वाले चैप्टर्स करने में। तो पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो और वो रन करता है तो ये अज्यूम करा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। ऐसा नहीं कि वो बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ और 6 महीने बाद बंद हो जाएगा या 1 साल में बंद हो जाएगा। वो बिजनेस रन करेगा फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न मतलब चलता रहे, बंद नहीं होगी। बिजनेस के ओनर चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटर के बाद उसका बेटा में भी कैरी फॉरवर्ड करे, उसकी वाइफ कैरी फॉरवर्ड करे, देन उसके आने वाले पुश्ते कैरी फॉरवर्ड करे। अगर कंपनी है तो शेयर होल्डर्स चेंज होते रहेंगे पर कंपनी कंटिन्यू करती रहेगी। अगर पार्टनरशिप है तो एक पार्टनर गया दूसरा पार्टनर आएगा, बट बिजनेस विल कीप ऑन रनिंग। इसको बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? अमाउंट स्पेंड ऑन अक्वायरिंग फिक्स्ड एसेट्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो पैसा हम फिक्स एसेट्स को खरीदने में लगाते हैं वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं? जो हम डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए करते हैं। तो ये कंसेप्ट ही डिफरेंशिएट करवाता है दोनों एक्सपेंसेस के बीच में। अदरवाइज तो दोनों एक्सपेंसेस ही है ना, खर्चे ही तो हैं। ये कंसेप्ट हमको क्लियर करता है कि आप लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देने वाली चीजों को कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो, क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा तभी तो ये असम्पशन आएगा। और जो डे टू डे रूटीन नेचर के बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं उनको आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट है अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट। इसको बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट भी बोला जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ओनर की अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पहचान है, और बिजनेस की अपनी एक एंटिटी है, अपनी एक पहचान है। और जो हम अकाउंट्स पढ़ते हैं वो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, ना कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये कंसेप्ट हमने जर्नल के टाइम पे भी कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, अब सपोज कीजिए जो हमारे फर्स्ट एंट्री होती है हर क्वेश्चन में कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, उसमें क्या होता है कि बिजनेस स्टार्ट हुआ कैश से, तो कैश आता है। ठीक है, ओनर कैश दे रहा है और वो गिवर है, तो हम क्या करते हैं? कैश अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। गिवर की जगह हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं। ये इसी रूल की वजह से तो बनी है एंट्री। अगर आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके पास से तो कैश जा रहा है, तो एंट्री ये नहीं बननी चाहिए थी बिजनेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कि वो बिजनेस खरीद रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, एक एसेट आ रहा है और पैसे जा रहे हैं। पर एंट्री ये थोड़ी बनती है। एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते। ठीक है, तो ओनर बिजनेस को पैसे दे रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, एंड हम ओनर को क्रेडिट करते हैं। ओनर का हम नाम यूज नहीं कर सकते, इसीलिए कैपिटल वर्ड लिखते हैं। तो बिजनेस इज अ सेपरेट एंटिटी, ओनर इज अ सेपरेट एंटिटी। देन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट।
थर्ड जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट में क्या करते हैं, आप हमेशा उसी चीज को रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वैल्यू आप मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी के टर्म में आप उसको बोल सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मनी के टर्म्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, रुपीज में वैल्यू के टर्म में उसको अगर आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, उस चीज को आपको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। परचेज ऑफ गुड्स, सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी पेड, रेंट पेड, ये सब आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हो, तो इसीलिए ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन सिकनेस ऑफ द स्टाफ, स्टाफ बीमार है, ऑनेस्टी ऑफ द स्टाफ, क्वालिटी ऑफ द स्टाफ, इन चीजों को, ठीक है, बूम इन दी मार्केट, डिप्रेशन इन दी मार्केट, इन चीजों को आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। जिस चीज को आप मनी के टर्म्स में मेजर ही नहीं कर सकते, उस चीज को आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे अकाउंट्स में। ये वाला प्रिंसिपल क्लियर करता है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि आपको अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स, ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस एक पर्टिकुलर पीरियड के एंड में कैलकुलेट करना चाहिए, ठीक है। वो पर्टिकुलर पीरियड जो मैंडेटरी है सबके लिए वो है 12 मंथ्स, कि आपको विद इन 12 मंथ्स यानी कि एक साल में एक बार अपना रिजल्ट एनालाइज करना चाहिए कि हमने प्रॉफिट किया एक साल या लॉस किया एक साल, ठीक है। ये मैंडेटरी है। बाकी आप चाहो तो आप अपना वीकली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, डेली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, मंथली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, क्वार्टरली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, हाफ ईयरली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, और मैं बोलूं ईयरली प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, ठीक है। जो मैंडेटरी है वो है 12 मंथ्स का, क्योंकि आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, और इनकम टैक्स पे करने के लिए आपको अपना फाइनेंशियल ईयर का प्रॉफिट बताना होता है, विच स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स ऑन 31 मार्च। तो वो तो मैंडेटरी है ही है, लेकिन फॉर योर ओन कन्वीनियंस, अगर आपको खुद अपने बिजनेस को स्टडी करना है तो आप अकाउंटिंग पीरियड अपना कितना भी डिसाइड कर सकते हैं अपने लिए, पर 12 मंथ्स तक तो आप अपने बिजनेस के रिजल्ट्स को कैलकुलेट करोगे ही करोगे। इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर या कंप्लीट डिस्क्लोजर कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या होता है कि आप जो अपने अकाउंट्स हैं उसमें कुछ हाइड नहीं करोगे, कुछ कंफ्यूज करने वाला डेटा नहीं दोगे, मिक्स डेटा नहीं दोगे, कंप्लीट एंड क्लियर डेटा दोगे। जैसे कि सपोज करो रेंट रिसीव्ड एंड रेंट पेड, दोनों रेंट है, आप दोनों को अलग अलग शो करोगे। आप सिर्फ रेंट शो नहीं करोगे, अदरवाइज क्या होगा, क्लियर ही नहीं होगा कि वो रेंट हमने पे करा है या रेंट रिसीव करा है। लेट अस अज्यूम विद एन एग्जांपल कि रेंट रिसीव हुआ टोटल 1 लाख और रेंट पे किया हमने 1,20,000, रिसीव हुआ 1 लाख, पे किया 1,20,000, तो आप दोनों को अलग अलग शो करोगे। ऐसे नहीं कि आप सिर्फ 20,000 का रेंट शो कर रहे हो कि 1 लाख आया, 1,20,000 दे दिया, तो सिर्फ 20,000 की अमाउंट ही तो गई नेट एंड नेट, तो हम सिर्फ 20,000 का रेंट दिखा देते हैं, 1 लाख से 1 लाख माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको दोनों आइटम्स को अलग अलग दिखाना है। ये है आपका कंप्लीट और फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। देन रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपको रेवेन्यू को तब रिकॉर्ड करना है जब वो अर्न कर लिया है, ना कि जब वो रिसीव हो रही है, ठीक है। डिफरेंस होता है अर्न करना और रिसीव करने में। सपोज करो मैंने गुड्स की डिलीवरी करी, गुड्स को सेल करा आज की डेट पे, ठीक है, लेट अस सपोज आज डेट है 1 अप्रैल और मुझे पेमेंट मिलनी है 15 अप्रैल को, उधार में बेचा है मैंने सामान, तो मैं गुड्स का सेल रिकॉर्ड करूंगा 1 अप्रैल को ही, जिस डे पे मैंने गुड्स की डिलीवरी दी है, ना कि जिस डे पे मुझे पैसे मिलेंगे। तो सिमिलरली अगर सपोज करो मुझे एडवांस में 1 अप्रैल को पैसे मिल गए, एक ऑर्डर मिला जो गुड्स मुझे एक हफ्ते बाद बेचने हैं, तो जो 1 अप्रैल को मेरे को पैसे मिले मैं उसको सेल शो नहीं करूंगा। मैं सेल कब दिखाऊंगा, जब मैं 7 दिन के बाद गुड्स को भेजूंगा, डिलीवर करूंगा, तो सेल की एंट्री तब बनेगी। तो रेवेन्यू मस्ट बी रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज मेड, न कि व्हेन मनी इज अर्न। ये वाला कंसेप्ट कहता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कंसेप्ट। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट में कंफ्यूजन हो, आप वीडियो को रिवाइंड करके पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। अगेन 7th हमारा कंसेप्ट है, प्रिंसिपल है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वर्ड के अंदर इसका मतलब है, इसको एविडेंस कंसेप्ट भी बोलते हैं, कि आप अकाउंट्स में उन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करते हो जिनके प्रूफ हैं, जिनके बिल्स हैं, जिनके वाउचर्स हैं। जिस चीज का कोई बिल नहीं है, कोई वाउचर नहीं है, आप उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते हो। सपोज करो एक कस्टमर था जिसने आपको पैसे देने के लिए मना कर दिया था, बैड डेट्स थे उसके, ठीक है, बैड डेट्स से उसने मना कर दिया था। आपको कभी वो बाजार में मिला, मार्केट में मिला, चलते फिरते, आपने उसको बोला कि यार मेरे पैसे तो दे दो, और उसने बोला कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको पैसे दे दूंगा। आप इस चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्योंकि इसने पैसे दिए थोड़ी है, लिख के थोड़ी दिया, कोई एविडेंस थोड़ी आपके पास कि वो पैसे देगा ही देगा। सी, तो ये है हमारा एविडेंस कंसेप्ट या वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट, कि जब तक आपके पास कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आप उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है।
ये वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट या एविडेंस कंसेप्ट बताता है। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है कि कोई भी एक्सपेंस अगर आप कर रहे हो वेदर पेड और नॉट पेड, आप उसको रिकॉर्ड करोगे ही करोगे। ठीक है, सपोज करो हमने सैलरी पे करनी थी, हमारे यहाँ पे 4 लोगों का स्टाफ है जिनकी टोटल सैलरी मिला के आती है 60,000। हमने 50,000 की सैलरी तो पे कर दी, 10,000 की सैलरी अभी भी हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो हम इस साल की सैलरी पूरी 50,000 की जगह 60,000 ही शो करेंगे, 50,000 शो नहीं करेंगे, जबकि हमने पे 50,000 ही करा है, पर 10,000 को हम आउटस्टैंडिंग सैलरी की तरह दिखाएंगे। भले हमने पे नहीं करी, कुछ दिनों के बाद पे करेंगे, पर पे करेंगे ही सही, इसलिए हमारा टोटल एक्सपेंस 60,000 रहेगा वहां पे। ठीक है, ये मैचिंग कंसेप्ट है। और इसमें 9th कंसेप्ट है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। इसका मतलब क्या है कि आप जो आपके एसेट्स हैं उनकी वैल्यू को आप हमेशा उनकी कॉस्ट प्राइस पे शो करोगे, आप उन पे डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, जो आपके फिक्स एसेट्स होंगे, फिक्स टेंजिबल एसेट्स, उनकी वैल्यू को आप ईयर के एंड में डेप्रिशिएट करोगे। लाइक अगर आपकी एक कार है 5 लाख की जो आपने खरीदी है, तो आप उसकी हर ईयर के एंड में वैल्यू को डेप्रिशिएट करोगे 10%, 15%, 20% पे वो करोगे। पर रोज के रोज मार्केट में उसकी वैल्यू पता करके आप अपनी बुक्स में उसकी एंट्री चेंज नहीं करोगे कि आपने 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 2 महीने के बाद शोरूम में फ़ोन करके पूछा कि आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी है, उसने बोला कि आज की डेट पे इसकी वैल्यू 4,80,000 है और आपने उसकी वैल्यू को 4,80,000 कर दिया काट पीट के। ये नहीं करना है, आपको उसको 5 लाख का ही शो करना है अपनी जर्नल एंट्री में, बार बार चेंज नहीं करना है। हाँ, ईयर के एंड में उसकी वैल्यू को कम करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस पर, बट मार्केट वैल्यू से देख के उसको बार बार हम चेंज नहीं करेंगे। अदरवाइज मार्केट वैल्यू तो हर रोज चेंज होती है, हर रोज थोड़ी हम अपने अकाउंट्स में करेक्शन करते रहेंगे। ये सारे 9 कंसेप्ट हो गए हमारे पार्ट 1 में। इसका कंटिन्यूएशन रहेगा पार्ट 2 में, जिसमें हम बचे हुए 8 प्रिंसिपल्स को डिस्कस करेंगे।